मोदी और योगी आदित्यनाथ की एक खबर, जिन्होंने मुगल आक्रांताओं के ऊपर निशाना साधते हुए उनके द्वारा किए गए जुल्म गिनवाए हैं। आपको बता दें कि बड़ा बयान दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। मुगल आक्रांताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी पर दबाव डाला। ये बात भी प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुगलों की क्रूरता को याद करते हुए कहा कि जब औरंगजेब तिलक और जनेऊ मिटाने पर उतर आया था, तब गुरु तेग बहादुर जी ने उनके खिलाफ में आवाज बुलंद की थी। उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया, लेकिन गुरु साहब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा कर दी। मुगल शासकों ने उन्हें प्रलोभन भी दिए, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर अड़िग रहे। उन्होंने धर्म और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। तिलक को मिटाने के लिए, जनेऊ को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने देश भर में तो अत्याचार किया ही, लेकिन कश्मीर में जब उसके अत्याचार की पराकाष्ठा आगे बढ़ी और फिर गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। तो कल राम मंदिर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा को फहराया, लेकिन उसके बाद से ही विपक्षी दल हमलावर हो चुके हैं। तो कई सारे जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्षी दलों के द्वारा निशाना साधा गया। राम मंदिर बन चुका है, पर ध्वजारोहण भी हो चुका है, लेकिन विरोधियों के ये रास नहीं आ रहा है। 6 दिसंबर को विरोधी याद करते हुए नजर आए। कांग्रेस ने ध्वजारोहण कार्यक्रम को इवेंट करार दे दिया। तो आपको बता दें कि राम मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर वारिस पठान का भी बयान सामने आया है। वहां मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी, ये भी वारिस पठान कह रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तंज कसा है। हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे? जाके किसी गुरुद्वारे का, किसी चर्च का झंडा फहराएंगे? वो सिर्फ राम मंदिर का झंडा राजनीतिक फायदा उठाने के लिए फहराना चाहते। ये नई परंपरा शुरू की गई है। मैं समझता हूं कि ये केवल मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है। हम सब लोग भगवान के पुजारी हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। बार बार एक ही चीज को लंबा करके ले जाना, इससे लग रहा है कि पूरा इवेंट कर रहे हैं। 3 दिन से चल रहा है इवेंट। निमंत्रण दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, क्या? अरे भगवान के दरबार में निमंत्रण की जरूरत नहीं है। तो एक तरफ राम की नगरी अयोध्या में भव्य ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी के पोस्टर लगे हुए नजर आए। तो आपको बता दें, नई बाबरी को के इवेंट को लेकर पोस्टर्स लगाए गए हैं और ऐसे में मुर्शिदाबाद में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के पोस्टर्स दिखाई दिए। जहां एक तरफ ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा था, तो वहीं सियासत तेज की जा रही थी नई बाबरी मस्जिद को लेकर। तो पोस्टर में बाबरी को लेकर होने वाले इवेंट की जानकारी दी गई है। तो साथ ही कार्यक्रम का उद्घाटन टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के करने का जिक्र भी पोस्टर में किया गया। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बीजेपी को चेतावनी है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर उन्हें परेशान किया गया तो वो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींव को हिला देंगी। दरअसल एसआईआर को लेकर लगातार पश्चिम बंगाल में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां कई राज्यों में एसआईआर करने का ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा कर दिया गया है, वहीं क्योंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में ऐसा जो आंकड़ा है सोर्सेज के हवाले से वो कहता है, इसी वजह से ममता बनर्जी परेशान नजर आ रही है। कह दीजिए ममता दीदी को कि मैं बक्सर का फांसी का जो रस्सा जिसे बिहार को टांगने का काम किया था, वही रस्सा लेकर के बंगाल भी पहुंच रहा हूं और उनको बंगाल की जनता फांसी के रस्से में बांध करके और सदा सदा के लिए उनकी सरकार को लटका देगी। ममता बनर्जी और उसका पार्टी का विसर्जन अनिवार्य है। जनता ने ठान लिया। जो वो बिहार में
जंगल राज को वापस आने नहीं दिया और जनता इस बार पश्चिम बंगाल में महाजंगल राज को विसर्जन दे के रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेशन किया है तभी तो चल रहा है। बाकी सोचिए, बैंक से आदमी लाए, रेल से आदमी लाए, कौन मना करता है, लेकिन सही नाम होना चाहिए। नाम की कटौती होगी, आग से खिलवाड़ होगा, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ममता बनर्जी लड़ाकू तो हैं, ये बात तय है कि वो अगर बंगाल में ज़बरदस्ती इसको थोपने की कोशिश होगी और परेशान करने की कोशिश होगी तो उसका जवाब देना उनको आता है। और इस बीच बिहार में विधानसभा सत्र में बीजेपी की जीत के बाद में एनडीए की सरकार बनने के बाद में आज विधानमंडल के विशेष सत्र की शुरुआत होगी, जो कि 28 नवंबर तक चलने वाला है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर बिहार को लेकर मीटिंग भी होने वाली है। जेपी नड्डा के आवास पर ये डिनर पार्टी होगी। इलाके में शिव मंदिर में घर वापसी शुद्धिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष समुदाय से जुड़े 50 परिवारों ने वैदिक पूजन और मंत्रोच्चार के साथ सनातन धर्म अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय महिला परिषद ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष प्रीति धंधारिया के मुताबिक इन परिवारों ने स्वयं फैसला लिया कि वे सनातन संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, जिसके बाद शिव मंदिर में वैदिक विधि के अनुसार शुद्धिकरण, पूजन और संकल्प कर उन्हें सनातन धर्म में सम्मिलित किया गया। कार्यक्रम पूरी तरह स्वैच्छिक था। हम लोगों ने खमरिया क्षेत्र में शिव मंदिर में पूजन अर्चन भजन करके उनको अपनी संस्कृति से अवगत कराया है, हिंदू धर्म की, और उनको अपने सनातन संस्कृति में लिया है। कार्यक्रम में शामिल सभी परिवार बंजारा समुदाय से जुड़े हैं, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में डेरा वाले के रूप में जाना जाता है। ये परिवार मध्य प्रदेश, राजस्थान और आसपास के ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से अस्थायी रूप से रहते आए हैं। पारंपरिक रूप से भेड़ बकरी पालन और ऊंट व्यवसाय इनकी पहचान रहा है। परिवारों ने बताया कि अब वे बच्चों की शिक्षा और स्थिर जीवन के लिए स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अपन पप्पू बंजारा हैं। पहले हमारा नाम पप्पू खान था, तो हमने सोचा कि हिंदू धर्म में हम चलें, तो हमने पप्पू बंजारा करवा लिया। तो सालों से हम कह रहे थे जी से कि हम हिंदू धर्म में जुड़ना चाहते हैं, हमको अच्छा लग रहा धर्म जी, तो हम हिंदू धर्म में जुड़े हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी ज़िंदगी कट गई, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो, आगे समझ जाए हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की समझ जाए, पढ़ाई लिखाई में लग जाए बच्चे, अच्छा है उसमें। वापसी करने वाले परिवार काफी खुश हैं और उन्होंने साफ शब्दों में मीडिया के कैमरे के सामने आकर कहा कि उन पर किसी का कोई दबाव नहीं है। बेहतर जीवन और बच्चों की शिक्षा के लिए वो सब ये फैसला ले रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि उनका जीवन भटकाव भरा था, अब वो स्थिरता चाहते हैं। लंबे समय से मन में इच्छा थी कि हिंदू संस्कृति में जीवन बिताएं। कठिनाइयों भरी जिंदगी ने उन्हें बेहतर भविष्य की तलाश में कदम उठाने को प्रेरित किया है। इस काम में उन परिवारों को जिन लोगों ने भी मदद की है, उन्हें धन्यवाद देते हैं और शुक्रिया कहते हैं। हरियाणा के रोहतक से आपको एक दुखद खबर बताते हैं, जहां पर एक खिलाड़ी की दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल बास्केटबॉल खिलाड़ी को चोट लगी सीने पर और फिर उसकी मौत हो गई। और ये 16 साल का नेशनल लेवल का खिलाड़ी रहा और इसके द्वारा खेला जा रहा था, प्रैक्टिस की जा रही थी, तभी जानकारी मिली, अचानक से पोल गिर जाता है और दर्दनाक हादसा हो जाता है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पोल गिरता हुआ देखा जा सकता है और पोल आकर सीधे खिलाड़ी के सीने पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। आपको बता दें, हरियाणा के रोहतन के लाखन माजरा गांव में ये बड़ा हादसा हो गया है। गांव के खेल ग्राउंड में बने बास्केटबॉल कोर्ट पर 16 साल का नेशनल लेवल खिलाड़ी हार्दिक अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। करीबन 10 बजे वो पोल से लटकने की कोशिश कर रहा। करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। मोहाली पुलिस ने उसे दबोचा तो शोरूम का मालिक चौंक उठा। लूट कांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, ज्वेलरी शॉप का मैनेजर दीपक भारद्वाज निकला, जो पुलिस मदद के नाम पर शोरूम के मालिक के साथ ही घूम रहा था। मोहाली पुलिस ने केस सॉल्व करने के लिए टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया तो लूट की पूरी कहानी खुल गई। शोरूम के मैनेजर दीपक के घर से लूटे गए सोने के गहने बरामद हो गए, जिसकी कीमत 1,28,50,000 रुपए बताए जा रहे हैं। इस स्टोर का मैनेजर दीपक कुमार भारद्वाज,
ਇਹਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਗਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡਰ ਇਹ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲਿਆ। शोरूम से ज्वेलरी के साथ लगे वहां सीसीटीवी के सारे डीवीआर भी चुरा लिए गए थे। मोहाली पुलिस को इसी बात से अंदाजा लग गया था कि इस लूट की साजिश में अंदर का कोई आदमी शामिल है। ज्वेलरी शोरूम में 4 लेयर सिक्योरिटी है। इसकी जानकारी दुकान के कर्मचारियों को नहीं थी। यहीं से मैनेजर दीपक भारद्वाज पुलिस के रडार पर आ गया। वो पिछले 4 सालों से यहाँ काम कर रहा था, जिस कारण ज्वेलरी शोरूम के सारे सिक्योरिटी इंतजाम की उसे जानकारी हो गई थी। अक्सर हम आपको रफ्तार के कहर की तस्वीरें जरूर दिखाते हैं और कुछ ऐसी ही ताजा खबर सामने आई है। ये खबर आई है राजस्थान के अलवर से सामने, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर एक बस ट्रक से टकरा जाती है। फिर क्या होता है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। तस्वीरों से हादसे की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। नीले रंग की लग्जरी बस अहमदाबाद से दिल्ली का ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें, इसकी जो थीम है वो नेवर एवर थीम रखी गई है और जो शहीद वीर हैं उनको श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम में दी जानी है। और साथ साथ में हमले में जिन लोगों ने अपनी जान को, जो लोग बचा पाए, जो बचकर इस हमले से निकले, उनको भी आज सम्मानित किया जाना है। तो खास कार्यक्रम मुंबई में आयोजित किया गया है। एनएसजी के तमाम कमांडो, साथ साथ में आला अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। और अब खबरों में आपको लेकर चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के संसद में एक सांसद के द्वारा बुर्के के विरोध में प्रदर्शन जो किया जा रहा था, उसको लेकर आवाज उठाई गई है। तो दरअसल हुआ यूं यहाँ पर कि सांसद जो है वो खुद बुर्का पहनकर और संसद के अंदर आ जाती हैं और एक अनोखे तरीके से प्रदर्शन बुर्के के खिलाफ करती हैं। क्या कुछ रिपोर्ट में है, आप देखिए। ऑस्ट्रेलियाई संसद में सांसद को बुर्का पहनना महंगा पड़ गया। सीनेट ने सांसद पॉलिन हैंसन को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर अब आपको खबर बता दें, भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ में प्रदर्शन हो रहा है। आईएएस संतोष वर्मा के बयान से ब्राह्मण समाज नाराज है और इसी बयान के खिलाफ में नाराजगी जाहिर करते हुए ब्राह्मण समाज ने जमकर विरोध जताया। न केवल आईएएस संतोष वर्मा बल्कि सीएम के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी लोगों के द्वारा, ब्राह्मण समाज के द्वारा की गई है। दरअसल आईएएस संतोष वर्मा का आरक्षण को लेकर एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब उन्होंने बयान दिया, उसी के बाद से इस पर लोगों का गुस्सा और विरोध सामने आने लगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करता है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए, अन्यथा पूरे मध्य प्रदेश में घोर आंदोलन होगा और इसकी पूरी जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। अब आइए, संतोष वर्मा ने बयान तो दे दिया, आपने सुन लिया, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतरा तो उन्होंने सफाई देना भी शुरू कर दिया। उनकी तरफ से सफाई में ये कहा गया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप भी सुनिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। मेरा किसी भी समाज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और न ही मैं किसी समाज विशेष को ठेस पहुंचाना चाहता था। जिन लोगों ने इसको प्रचारित किया है वो भी हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं और वो एक्सपोज हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। तो आपको ग्वालियर से खबर बताते हैं, जहां पर दबंगों का आतंक देखने को मिला है। कार पर इन दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। तस्वीरें देखिए और रिपोर्ट भी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बवाल देखने को मिला। कुछ सिरफिरे लोगों ने गाड़ी पर हमला कर दिया, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद गाड़ी से निकले 2 युवकों पर लाठी, डंडों और धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी से परेशान होकर पीड़ित पक्ष ने जन सुनवाई के दौरान एसपी से